हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ज्योमेट्री के इस लेक्चर में, वो हम कुछ स्पेशल टाइप के ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे, जिनमें से आपका सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक इंटरनल एंगल आपका 90 डिग्री हो, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस का नाम देते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूस कहते हैं इस चीज को, मतलब इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्या भाई, कर्ण कहते हैं हम लोग हिंदी में। अब जो आपकी बाकी दोनों साइड हैं, बाकी दोनों जो रिमेनिंग साइड हैं, उनमें से एक साइड को हम लोग परपेंडिकुलर और दूसरी साइड को हम लोग बेस कहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा, ये डिसाइड कहां से होता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह से देख रहे हो। सपोज आप यहां से देख रहे हो, मतलब आपका एंगल यहां पे दिया है, तो आपकी ये साइड परपेंडिकुलर होगी। और अगर सपोज आप यहां से देख रहे हो तो आपकी ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अब जरा ये समझिए, ठीक है, अब ये समझिए कि अगर आप मान लो सपोज यहां से देख रहे हो, तो हमने इसी को परपेंडिकुलर कह दिया, तो मतलब जो हमारी ये वाली साइड रही, इसको हमने कह दिया परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अब परपेंडिकुलर हुआ, ये हमारा हो गया बेस के बराबर। ठीक है, अब एक बड़ी सीधी सी बात हम लोग जानते हैं, चलो हम जो वैल्यूज रख रहे हैं, इसको हमने कह दिया ये हमारा ए है, इसको हमने कह दिया ये बी है, और इसको हमने कह दिया सी के बराबर। तो एक चीज हम ये जानते हैं भाई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। कैसे भाई? क्योंकि आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जिसको कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। एक लाइन तो हमें ये मिल गई, ठीक है, क्लियर इतना? अच्छा, जरा इमेजिन करिए अगर हम इसी वर्टेक्स से एक सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इसकी लंबाई को हमने मान लिया पी। हमने क्या किया कि एक वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड मतलब हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और उसकी लंबाई, उसकी जो आपका परपेंडिकुलर रहा, उसको हमने मान लिया पी के बराबर। तो क्या रिलेशन मिलता है, जरा वो समझो। क्योंकि ये चीज जो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, कई जगह पे आपको मिलेगा, चाहे वो मेंसुरेशन कर रहे हो, चाहे हम ज्योमेट्री कर रहे हो। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जब हम किसी एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो हम कैसे इसकी लंबाई को कैलकुलेट करते हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रायंगल में एरिया अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज ये जानते होंगे कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ट्रायंगल एबीसी का एरिया लिखें, तो आप लिख सकते हो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना होगा, बेस मतलब हाइट कितनी है ए, और बेस इसका कितना हमने मान रखा है बी के बराबर। तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो हम लिख सकते हैं इसका जो एरिया होगा वो होगा हाफ ए इंटू बी। ये क्या है, आपकी हाइट, और ये आपका बेस होगा। ठीक है, ये हमारे ट्रायंगल का क्या रहा, ये हमारे इस एबीसी का एरिया रहा। लेकिन हम अगर इस ट्रायंगल को देखें, अगर हम इस लाइन को बेस मान लें, तो हमारे ये जो दिख रहा है, ये भी तो हाइट दिख रही है आपको। अगर ये लाइन बेस होगी तो हाइट ये वाली लाइन हो जाएगी। सबको दिख रहा है ये चीज, आपको ये चीज दिख रही होगी। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाफ, और बेस कितना है, ये आपको पूरा बेस दिख रहा है, कितना है ये। अब इस साइड की वैल्यू को कितना आपने मान रखा है, सी मान रखा है, तो हाफ सी इंटू, और ये आपको हाइट दिख रही है कितनी है, ये पी के बराबर। ठीक है, अब यहां से 1/2 कैंसिल हुआ, तो आप पी की जो वैल्यू लिखोगे, ठीक है, या फिर हम इस चीज को लिख सकते हैं यहां पे, क्या यहां पे हम लोग सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कह सकते हो यहां पे कि सी की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई ए बी अपॉन पी के बराबर। सी की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन पी के बराबर। अब यही सी की वैल्यू उठा के आपको यहां पे पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। सी की वैल्यू को मुझे पुट करना है, तो इस चीज को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना दे। सी की वैल्यू को जब आप रखोगे वहां पे ए बी अपॉन पी, तो ठीक है, तो आपको वहां से पी की वैल्यू मिल जाएगी भाई। आइए देखते हैं कैसे। आप जब सी की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जरा देखो। आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू आप कहोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ऐसे दिखेगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर पूरी की पूरी जो आपके सामने दिख रही है, पूरी इक्वेशन जो दिख रही है, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करें, तो देखो क्या मिलेगा हमें। हमने कहा इसको आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, इसको भी आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करो, और इसको भी आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से डिवाइड करो। तो क्या मिलेगा आपको, दिख रहा है ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर कैंसिल होगा। आपका जो रिजल्ट रहा वो रहा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल टू, फिर क्या दिखा आपको, 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल में से एक निकल के आया भाई। क्या रहा ये कि जब भी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा एक 90 डिग्री वाली वैल्यू दिख रही है, 90 डिग्री वाला जो एंगल दिख रहा है, उस पॉइंट से जब सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो उस परपेंडिकुलर की जो लंबाई होती है पी, बाकी जो उस परपेंडिकुलर की लंबाई होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस से कैसा रिलेशन बनाती है वो आपको दिख गया।
राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी तो आपने देख ली, ठीक है। अब बात आई दूसरी किसी प्रॉपर्टी की, जरा उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के इन रेडियस और सरकम रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इन रेडियस और सरकम रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जरा देखिए। तो इतना ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, या सबसे पहले हम यही बात कर ले रहे हैं आपसे कि जो सेंटर्स होते हैं वो कहां कहां पे लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है। क्या कहने का मतलब हुआ, सरकम सेंटर मतलब आपको पता है कि सरकम सेंटर का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल आर, ये हमारा कैपिटल आर हुआ, इसका मतलब ये भी कैपिटल आर और ये भी कैपिटल आर। मतलब क्या है, इस पॉइंट से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करो तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा, वही सेंटर है, वही उसका सरकम सेंटर कहलाता है। तो आपको पता चल गया कि ये जो कैपिटल आर है, और ये होता क्या है, ये दिस इज द मिड पॉइंट, ये जो सी है ना, ये मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, ठीक है। ये सी जो है पूरे हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। मतलब क्या रहा कि जो कैपिटल आर होती है, हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि जो सरकम रेडियस होती है, सरकम रेडियस किसकी भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस कैपिटल आर होती है वो उसके हाइपोटेनियस का, ठीक है, उसके हाइपोटेनियस का आधा होती है। जो भी आपकी कर्ण की लंबाई निकल के आएगी उसका आधा होगी, ठीक है। ये तो आपकी सरकम रेडियस हो गई। और साथ ही साथ इन रेडियस के लिए भी आप जान लो, इन रेडियस, ये सारी चीजें आप लोग जो एक जनरल ट्रायंगल के लिए होता है वो तो आपने सरकम रेडियस, इन रेडियस सब लोग ये चीज आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इन रेडियस की, तो जो ये इन रेडियस स्मॉल आर होती है, ये होती है आपकी यूजुअली तो डेल्टा अपॉन एस से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आप कह दोगे यहां पे क्या होता है, जरा वो देख लो। अगर हम इसको कह दें ये हमारा परपेंडिकुलर, इसको हम कह दें बेस और इसको कह दें हाइपोटेनियस, तो इसकी जो वैल्यू हम इस ट्रायंगल के लिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैलकुलेट करते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस और डिवाइड बाई 2 के बराबर। ये स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही दोनों पॉइंट होते हैं, ठीक है। एक तो हम सरकम रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरा हम इन रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में, ये सारी चीजें, ये दो पॉइंट आपको पता चल गए, ठीक है। अब जरा हमने आपसे कहा था लोकेशन जरा देख लिया जाए, सारे सेंटर्स की लोकेशन कहां कहां पे होती है उसको भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ये दो पॉइंट तो आपके हो ही गए, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लोकेशन होती है भाई, जितने आपके सेंटर कितने होते हैं, 4 सेंटर होते हैं। सबसे पहला सेंटर कौन सा, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर के बारे में क्या जानते हैं कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वर्टेक्स से सामने वाली साइड्स पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। तो अगर यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट से अगर ड्रॉप करें तो ये हमारा ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है, इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर रहा वो हमारा यही रहा, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पूछ लिया जाएगा कि ऑर्थो सेंटर की लोकेशन कहां होती है, तो आपको जवाब होगा क्या कि जहां पे वो 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा ऑर्थो सेंटर की पोजीशन होती है। सिमिलरली बात करें कि हमारा जो सरकम सेंटर होता है वो कहां पे होता है, तो जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट, ये तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि हाइपोटेनस का मिड पॉइंट जो होता है वो आपका सरकम सेंटर होता है। तो यहां से अगर हम इस चीज को मिला दें, ठीक है, तो ये हमारा ओ से सी तक की जो दूरी हुई, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर से सरकम सेंटर की जो दूरी होती है वो कैपिटल आर मतलब सरकम रेडियस के बराबर होती है। अब कुछ चीजें और, जब आपको पता चल ही गया कि ये हमारा मिड पॉइंट है तो ओसी हमारी मीडियन भी होगी। ओसी अगर हमारी मीडियन होगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा सेंट्रॉइड होगा जी वो इसी किसी मतलब कि सेंट्रॉइड जो होगा वो मीडियन पे ही लाई करता है, आपको पता है। और मीडियन पे लाई करता है तो और मीडियन को वो 2 और 1 के हिस्से में ब्रेक भी करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बताइए ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड के बीच की दूरी क्या होगी, तो आपको दिख रहा है ये 2 हिस्सा है, तो आप कहोगे 2r 2/3 होगा भाई टोटल अगर 3 है तो उसका 2/3 पार्ट ये हो गया। और अगर पूछा जाए बताइए सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर के बीच की दूरी, सेंट्रॉइड से और सरकम सेंटर के बीच की दूरी पूछा जाए तो वो 1/3 पार्ट होगा, मतलब कैपिटल आर डिवाइड बाई 3 के बराबर है। तो ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अहम पॉइंट है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो यूजुअली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं उनको मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। अब इन पे बेस्ड, राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग जो अभी हम लोग का पढ़ने का जो तरीका है वो यही है भाई कि हम अभी एक पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक एक पॉइंट देख रहे हैं और पॉइंट के बाद जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट के 3-4 लेक्चर आपके ऐसे होंगे जहां पे हम लोग मिसलेनियस प्रॉब्लम कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है कि उस बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जो कि
एक समकोण त्रिभुज के अंदर बनाया गया हो जिसका लंब एवं आधार क्रमशः ए और बी हो, ठीक है। तो आपको उस जैसे आपके सामने ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपसे पूछा गया बिगेस्ट स्क्वायर, सबसे बड़े आपको बताना है तो जो सबसे बड़ा आपका एरिया स्क्वायर बन सकता है, तो सबसे बड़ा स्क्वायर आपका ये बन सकता है, ठीक है। स्क्वायर दो तरीके से बनते हैं, आगे भी डिस्कशन होगा उसका, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम जो सबसे बड़ा वाला वर्ग बनता है, तो आपका सबसे बड़ा वाला वर्ग ऐसे बनता है। चलिए एक एक करके सिंप्लीफाई करते हैं। हमको बताना है, आपको बता दिया कि जो परपेंडिकुलर है वो इसका ए है और जो बेस है वो क्या है, बी है, ये चीज आपको बताएगी। तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो अगर वो कितनी है भाई, ये बी है। और अगर हम स्क्वायर की साइड को एस मान लें, चलो भाई स्क्वायर की साइड को हमने मान लिया अपनी तरफ से एस के बराबर, अगर ये एस हुआ तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो पूरा अगर b है तो यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो b माइनस एस हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे देखें पूरी की पूरी लंबाई आपकी कितनी भाई, पूरी की पूरी लंबाई आपकी a है, और इसमें से अगर s निकल गया तो ये जो लंबाई बच रही है वो आपकी क्या बच रही है, a माइनस एस के बराबर बच रही है। यहां तक तो कहानी क्लियर है, ये आपका a माइनस एस है और यहां से यहां तक जो दिख रहा है आपको वो b माइनस एस है। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें अपनी तरफ से तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा, थीटा होगा, क्लियर इतना, ये एंगल भी थीटा होगा। अब क्या कर सकते हैं आप देखो, अगर यहाँ पे इस पॉइंट इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम इसको नाम दे दें भाई, क्या नाम दे दें, हमने दे दिया पी क्यू और आर, पी क्यू आर हमने नाम दे दिया। तो अगर हम पी क्यू आर में देखें और हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, बहुत छोटी छोटी बातें अप्लाई करने चल रहे हैं हम, अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें टेन थीटा, तो आप देखो टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप लिखोगे एस अपॉन बी माइनस एस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एस अपॉन बी माइनस एस। सिमिलरली अगर यहाँ पे अप्लाई कर दें टेन थीटा तो आप कहोगे ये वैल्यू कितनी है, ए माइनस एस अपॉन एस, दिख रहा है। यहां पे अप्लाई करोगे तो आप कहोगे टेन थीटा की ही वैल्यू आप लिखोगे, ए माइनस एस अपॉन एस होगा, तो हम टेन थीटा तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे ए माइनस एस अपॉन एस, दिख रहा है साफ साफ। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको दिख रहा होगा ये एस और एस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है। फिर आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस एस मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर होगा, फिर आप माइनस एस एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा, वो वाला माइनस एस एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, और इसमें अगर हम माइनस एस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा, ए और बी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे, तो आप लिखोगे प्लस का ए बी के बराबर, ठीक है। एस स्क्वायर कैंसिल हुआ, आपको वहां पे दिख रहा होगा कि भाई एस की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर, ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट निकल के आया वो एस की वैल्यू जो रही वो रही हमारी ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे मिल गई, मतलब हमसे साइड पूछा गया था और वो साइड आपको दिख रही है एस इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, आगे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में ये वैल्यू आपको, मतलब ये वैल्यू याद होनी चाहिए, डायरेक्ट आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो बड़ी नॉर्मल सी चीज आपके सामने यहाँ पे रखी गई है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कहा गया इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई, मतलब ये दोनों साइड आपकी क्या है, बराबर है भाई, ये दोनों साइड बराबर है, और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि ये एंगल जो है मेरा वो 45 डिग्री के बराबर है। आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला जा रहा है, आगे ये बोला गया कि डी इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर डी कोई एक आपका पॉइंट है, ठीक है भाई, डी पॉइंट भी बना दिया हमने। फिर बोला गया डीपी एंड डीक्यू आर द परपेंडिकुलर्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ये हमारा जो ट्रायंगल है ये ए बी और सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये पता है कि ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल आपके 45 है, ये आपको पता है। डीपी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है इस साइड पे, ये परपेंडिकुलर है, डी क्यू जो है वो आपका इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, डीपी और डीक्यू आपको परपेंडिकुलर्स दिख गए भाई, ये पॉइंट आपका पी रहा। आगे बोला गया बी ए डी जो है वो 15 डिग्री है, ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये आपको 15 डिग्री दिख रहा है, डी जो आपको ये आपको बी ए डी ये आपको 15 डिग्री दिया है। आपसे पूछा गया बताइए साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मतलब आपसे ये वैल्यू आपसे पूछी है 75। अब आपको पता है साइन 75 का मतलब ये हो रहा है, साइन 75 का मतलब आपसे कहा गया है, ठीक है, इस तरीके से है, ये एंगल आपको 15 डिग्री के बराबर। एक काम करते हैं, इस फिगर को ही हम फिर से बना लेते हैं पूरा, ठीक है। चलिए आपसे बोला गया था राइट एंगल ट्रायंगल, चलो भाई ठीक है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक, और इसमें ए बी सी आपका ट्रायंगल हुआ, क्वेश्चन में जो बोला गया ए बी सी ट्रायंगल हो गया। फिर आपसे बोला गया कि डी पॉइंट कहीं यहाँ पे है, डी पॉइंट चलो बना दिया, और ये बोला गया कि डी पी और डी क्यू ये परपेंडिकुलर है, ये भी बना दिया, ठीक है। आपसे बी ए डी की वैल्यू ये आपको 15 डिग्री के बराबर दे रखी है, ये भी सही रहा। अब आपसे पूछा गया, अब ये 15 निकल गया तो भाई ये कितना बच गया, आपको 75 ही बच गया, 75 डिग्री के बराबर, ठीक है।
अब आपसे पूछा गया साइन 75 डिग्री की वैल्यू, और उसमें आपको दिया भी है क्या, आपको दिया गया एपी इक्वल टू स्मॉल ए और ए क्यू की वैल्यू आपको स्मॉल बी दे रखी है। मतलब ये वैल्यू आपको स्मॉल ए है और ये वैल्यू स्मॉल बी है। जाहिर सी बात है ए और बी के बीच में, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ए और बी के बीच में ही आएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। देखो अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा। अच्छा 45 कैसे है, क्योंकि आपको बोला गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा 45 होगा। अब अगर ये 45 है, पूरा का पूरा आपका 45 ऊपर भी हुआ, जिसमें से ये आपका 15 निकल गया, तो ये कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक है, हम 30 क्यों देखें, अब आप यहां पहुंचना चाहते हो ना, यहां पहुंचना चाहते हो। देखो आप पहली लाइन अप्लाई करोगे तो पहले अगर आपसे साइन 75 पूछा था तो आप पहली लाइन में तो यही लिखोगे ना कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू हुई वो होती है क्या, साइन 75 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, स्मॉल ए अपॉन क्या लिखोगे, ये पॉइंट हमारा डी है, आप लिखोगे स्मॉल ए अपॉन एडी, आप लिखोगे ऐसे स्मॉल ए अपॉन और एडी के बराबर। अब कहीं ना कहीं आपको एडी की लंबाई चाहिए ना, आपको एडी की वैल्यू चाहिए, तो एडी कैसे मिलेगा वहां पे देख लो। तो अब एडी की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये दिख रहा है आपका एंगल, तो यहां पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ये अगर हम यहां पे अप्लाई करेंगे साइन तो मुझे इससे रिलेशन मिलेगा, मुझे इससे रिलेशन नहीं चाहिए तो हम अप्लाई करेंगे कॉस। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें, अगर हम अप्लाई कर दें कॉस 30, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होगी वो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, पी, बी है, बी हमारा बेस है, और उसके बाद फिर ये हाइपोटेन्यूस आपको दिख रहा है एडी के बराबर। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं, cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2 के बराबर। ठीक है, तो एडी की जो वैल्यू आएगी, देखो अगर यहाँ पे आप cos 30 की वैल्यू √3/2 रखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो √3/2, तो देखो ये एडी निकल के आएगा तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एडी की वैल्यू 2/√3 और इंटू क्या, वहां पे लिखा हुआ है बी। ठीक है, तो हमारे सामने ये एडी की वैल्यू निकल के आ गई। अब एडी की वैल्यू हमारे सामने है, वहां पे साइन 75 आपके सामने लिखा स्मॉल ए अपॉन एडी। अब अपॉन में एडी अगर लिखेंगे तो साफ साफ वैल्यू मिल जाएगी, तो चलो रख देते हैं यहाँ पे स्मॉल ए, तो भाई ऊपर पड़ा रहने दो, डिवाइड बाई आपको लिखना है एडी की वैल्यू, तो एडी की वैल्यू 2b है, सबसे पहले डिवाइड में 2b लिख दो, यहां पे लिख दो 2b, और फिर √3 डिनोमिनेटर में था तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो आप यहां पे लिख दोगे कितना, √3। ठीक है, तो फाइनली जो हमारे सामने हमारा रिजल्ट निकल के आया वो कितना रहा, √3a अपॉन 2b के बराबर। साइन 75 की वैल्यू आपके सामने रही। ठीक है, चलिए इतनी कहानी तो हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ पे आपके सामने इस क्वेश्चन में कहा गया कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जा रही है, और उसमें बोला गया एडी मीडियन है, और ये कहा जा रहा है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, मीडियन का। उसके बाद बोला गया व्हेन बीई इज एक्सटेंडेड देन इट मीट्स एसी एट एफ। ठीक है, एसी आपको जो बीई पॉइंट है उसको बढ़ाया जा रहा है, और इसमें अच्छा एक चीज जो है वो एसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है अब आपको ये समझ आ गया हो कि जो बीसी है वो हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, बीसी हमारा हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, क्योंकि सबसे जो बड़ी साइड दिख रही है वो आपको क्या दिख रही है, 30 सेंटीमीटर। अब जो बात समझने वाली है वो ये बात समझने वाली है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक नोट पॉइंट हम बता रहे हैं सबसे पहले, मतलब इसको आप एक थ्योरम भी मान सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक थ्योरम समझिए आप। हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है, इमेजिन कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं, एक आपका पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और हमने कहा कि यहाँ पे एडी जो है वो इसके मीडियन है, अगर एडी मीडियन है और कहा गया कि जो पॉइंट हमने यहाँ पे रख दिया ई जो पॉइंट है वो इस मीडियन का मिड पॉइंट है, और हम इस मीडियन को मतलब किसी एक वर्टेक्स से आप उस मीडियन के मिड पॉइंट को मिला के आप आगे बढ़ा रहे हो, और ये पॉइंट सपोज इसको एफ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर इस पॉइंट से जो मीडियन मिड पॉइंट है आपका, ठीक है, डी जो है उस साइड का मिड पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर आप इस मीडियन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, इसके पैरेलल आप एक लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो इस कंडीशन में आप ये देखोगे कि मान लीजिए ये जी पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो आपको लाइन 3 पार्ट में बटी हुई दिख रही है, मतलब कि आप कौन कौन से पोर्शन दिख रहे हैं, ए एफ रेशियो एफ जी, ठीक है, और रेशियो जी सी, ये हमेशा इक्वल होगा, मतलब 1:1:1। कहने का मतलब अगर इनको हम इस तरीके से बढ़ाते हैं तो जो 3 अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं वो आपके 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, मतलब 1:1:1 ही होता है। ये आपका एक पॉइंट रहा, नोट कर लीजिएगा इसको। अब अगर ये पॉइंट आप समझ गए हैं तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और इसमें हमसे ये कहा जा रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, ठीक है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, चलिए ठीक है, हमने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ये कहा जा रहा है कि एडी इसकी मीडियन है, एडी जो है वो मीडियन है। अगर एडी मीडियन की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है ये पॉइंट हमारा एडी ही होगा। ठीक है, हम इस पॉइंट को ए रख दे रहे हैं, ए हमारा पॉइंट हुआ, और एडी मीडियन है, इसका मतलब ये मीडियन हमारा कुछ इस तरीके से हो गया।
अच्छा हमने कैसे समझा, क्योंकि आपको बीसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जाहिर सी बात है बीसी आपकी यही लाइन होगी। अब आप कहीं पे भी बी पॉइंट को रख सकते हैं, मान लीजिए हमने बी पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, सी पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बोला गया ई जो है वो इसका मिड पॉइंट है, चलो ई भी हमने बना दिया। और बोला गया ये कि व्हेन बीई इज एक्सटेंडेड, मतलब क्या हुआ, जब बीई को बढ़ाया जाता है, बीई को मिला के हमने आगे बढ़ा दिया, देन इट मीट्स एसी एट पॉइंट एफ। इसका मतलब ये कहां पे मिल रहा है, एफ पॉइंट पे मिल रहा है, चलो ठीक है, ये भी हमने बना दिया। अब जो लंबाइयां आपको दे रखी हैं, कहा गया एसी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये पूरी की पूरी लंबाई जो है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ बोला गया बीसी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चलो भाई बीसी की लंबाई हमने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। आपसे पूछा है एएफ की लंबाई, ये लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमें इस लाइन को निकालने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आपको देखना, आप अगर देखना चाहते हो तो ये लंबाई मेरी कितनी आ जाती, देखो इसको 6 से डिवाइड करो, 4 और 5, तो ये कितना होता, ये हमारा 18 सेंटीमीटर होता, क्योंकि 3 4 5 का आपका ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। अब 6 से 6 गुना कर दो तो 18 हो गया। हालांकि इसकी जरूरत मुझे नहीं थी। अब मुझे किसकी जरूरत है, हमको अभी भी हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई अगर हमने किसी वर्टेक्स से मीडियन के मिड पॉइंट को मिला करके आगे बढ़ाया, ठीक है, तो वो सामने वाली साइड को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर इसी पॉइंट से, ये जो आपको पॉइंट डी दिख रहा है, इसी पॉइंट से अगर इस लाइन के, ये जो आपको सामने लाइन दिख रही है, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, हमने ड्रॉ कर दी भाई, चलिए ठीक है। अभी आपको यहाँ पे पैरेलल नहीं दिख रही है, इसको हम थोड़ा सा पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर इस पॉइंट से अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें, मान लीजिए हमने कहा कि ये जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने अभी जो पॉइंट पढ़ा था वो ये कि अब ये जो तीनों पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये तीनों की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। हमने यही पढ़ा, हमने पढ़ा कि ए एफ, ठीक है, रेशियो ए एफ रेशियो एफ जी और रेशियो जी सी, ठीक है, ये होगा आपका 1:1:1 के बराबर। मतलब ये 3 इक्वल पार्ट में आपके ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है, तो ये जो लाइंस हुई आपकी वो कितनी आ गई, आपकी 3 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी, मतलब 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर रहा ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, वो आ जाएगी 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर आपको ये पॉइंट पता था तो आप एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे, वो आपने यहाँ पे देख लिया। चलिए हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट एंगल पर बेस्ड हमारा अगला प्रश्न कौन सा है, वो आपको ये दिख रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट, अब ये जो हमारा आंसर निकल के आएगा, ये आपका रिजल्ट भी रहेगा, एक पॉइंट भी रहेगा। कहा जा रहा है कैलकुलेट रेशियो बिटवीन सर्कम रेडियस टू इन रेडियस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आपसे बोला गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल अगर बोला गया तो हम तुरंत हमेशा ध्यान रखना, और आपसे रेशियो पूछा गया है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड आपकी बराबर होगी, मतलब क्या यही दो बराबर हो सकती हैं, तो तुरंत आप बेहिचक आप सीधा मानो बराबर बराबर, चाहे आप x और x मान लो, चाहे x और x मानो या फिर कोई न्यूमेरिक नंबर मान लो, क्योंकि रेशियो पूछा है, वैल्यू का कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हम अपने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको मान लेते हैं बराबर बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर मान लिया, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। अगर हमने इसको 1 और 1 माना तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2 के बराबर। भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐड करोगे √2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 1 और 1 मिलके कितना हो गया, √2 के बराबर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, रेशियो पूछा गया। अब हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर या फिर पहले कैपिटल आर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैपिटल आर क्या होती है, सर्कम रेडियस, और सर्कम रेडियस के बारे में हम जानते हैं कि सर्कम रेडियस, एक राइट एंगल ट्रायंगल की जो सर्कम रेडियस होती है वो उसके हाइपोटेनस का आधा होती है। तो आप कहोगे कैपिटल आर की जो वैल्यू हुई वो हो गई √2 डिवाइड बाई 2, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कितने के बराबर, 1/√2 के बराबर। हम लिख सकते हैं इसको 1/√2 के बराबर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने इस चीज को लिख दिया 1/√2, ठीक है, ये हो गई हमारे कैपिटल आर की वैल्यू 1/√2। अच्छा स्मॉल आर कितना होता है, अगर हम आपसे कहें स्मॉल आर, तो आप जानते हैं स्मॉल आर का मतलब होता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस और डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो मुझे यही अप्लाई करना है, तो आप ऐड करोगे 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2, 1 और 1 मिलके कितना हुआ 2, और 2 माइनस √2 करोगे, आप कहेंगे ये वैल्यू हुई 2 माइनस √2 एंड डिवाइड बाई 2 के बराबर। अब हम न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लेंगे, जब आप न्यूमरेटर में √2 कॉमन लोगे तो √2 डिवाइड बाई 2 होगा, तो अगली लाइन में आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ पे, भाई √2 कॉमन लोगे तो ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2 माइनस यहाँ पे बच जाएगा आपका 1 और डिवाइड बाई √2 आपने ले रखा है कॉमन बाहर, √2 और 2 कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर पे कितना बच जाएगा, √2 के बराबर बच जाएगा। और अब आप ये देख रहे हो कि ये जो हमारे सामने डिनोमिनेटर पे वैल्यू पड़ी हुई है, हमारे सामने जो डिनोमिनेटर पे वैल्यू पड़ी हुई है, इस आपको दिख रहा है भाई 1/√2, और आपको पता है 1/√2 की जगह पे कैपिटल आर हम लिख सकते हैं। तो तुरंत हमने यहाँ पे इतना लिख दिया,
हमने लिखा कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और ब्रैकेट में √2 - 1, इतना निकल के आ गया। स्मॉल आर इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर और √2 - 1। थोड़ा सा इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बाकी आपको रेशियो दिख ही रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं, आप ये देखो आपको रिजल्ट दिख रहा है। अब कैसे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। तो मॉडिफाई आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि इस चीज को जरा फोकस करते हैं। आप लिखोगे कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। अगर आपसे कहा जाए, क्योंकि सर्कम रेडियस टू इन रेडियस बोला गया था, तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर लिखेंगे और ये वैल्यू मेरी कितने के बराबर आएगी, तो आप कहोगे 1/√2 - 1 के बराबर। तो 1/√2 - 1, एक तो हमारा ये रिजल्ट रहा। लेकिन अगर आपको ये चीज क्वेश्चन में ना दिखे, ठीक है, तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। आप √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी √2 + 1 और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना बचेगा 1। तो ये आपके दोनों रिजल्ट हैं, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन में जो वैल्यू दे रखी हो उस वैल्यू को आप पिक करेंगे, उस वैल्यू पे आप मार्क कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस सेशन में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया। राइट एंगल ट्रायंगल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या हम लोग को सॉल्व करना होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अगले सेशन में हम किसी और ट्रायंगल में, चाहे वो इक्विलैटरल हो, चाहे आपका कोई और स्पेशल ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका उसके बाद जो होगा, ये पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग 1-2 लेक्चर में मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन, बड़े से बड़े स्तर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए सेशन में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।